नमस्कार सभी बच्चों को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 8th का एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश ओलंपियाड का है, ठीक है। और ये जो सैम्पल पेपर है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हो सकता है क्वेश्चंस रिपीट भी इनमें से किए जाएं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग पैटर्न को समझ लेते हैं क्योंकि कोई भी एग्जाम होता है तो उसको करने से पहले, उसकी प्रिपरेशन करने से पहले आपको पैटर्न के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे वर्ड एंड स्ट्रक्चर नॉलेज के आपको 30 क्वेश्चंस मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन यहाँ पर कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क का होगा। जो सेकेंड पार्ट है वो रीडिंग सेक्शन है, इसमें मेनली पैसेज आता है और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का यहाँ पर भी होगा। स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन में 5 क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। अचीवर सेक्शन में क्या है कि क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं, 5 क्वेश्चंस है और हर एक क्वेश्चन 3 मार्क का रखा गया, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में ही आपको देखने को मिलेंगे, 3 मार्क पर क्वेश्चन है। सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई लिटरेचर सेक्शन नहीं होता है, सबसे अच्छी बात यह है, कोई आपको चैप्टर वाइज नहीं करना है। यहाँ पर ज्यादातर आपको क्वेश्चंस ग्रामर के ही देखने को मिलते हैं, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, एनालॉगी, ठीक है, कोलोकेशन, फ्रेजल वर्ब, बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोगों ने क्लास 8th तक पढ़ी होगी। इसके बाद सेक्शन 2 में आप देखेंगे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। इसके बाद सेक्शन 3 देखिए क्या कहा गया, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड सिचुएशन बेस्ड, जो भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, रिक्वेस्ट, गिविंग इन्फॉर्मेशन, इस तरीके से चीजें होंगी। अभी हम लोग जब पेपर देखेंगे तो उसमें हम लोग को चीजें क्लियर ज्यादा अच्छे से हो जाएंगी, ठीक है। और सेक्शन 4 जो रहेगा उसमें हॉट्स के क्वेश्चंस रहेंगे, टफ थोड़े क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन सिलेबस ऊपर वाला ही रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया चूज दी ऑड पेयर। ऑड पेयर मतलब यह है कि चारों में कौन सा पेयर ऐसा है जो सबसे अलग दिखाई पड़ रहा है। तो पहले में कहा गया एनॉय। एनॉय में एक तरीके से एनॉय का मतलब होता है इरिटेट, बिल्कुल ठीक है। कॉम्प्रीहेंड, अंडरस्टैंड करने के लिए किया जाता है, भी ठीक है। स्पेक्टेटर को क्या कहते हैं, तो ऑन लुकर भी कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। रिजर्व और सप्लाई ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रिजर्व मतलब किसी चीज को रोकना होता है, सप्लाई मतलब उस चीज को छोड़ना होता है, भेजना होता है। तो ये अपोजिट हो गए, एंटोनियम्स हो गए ये। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो ऑड पेयर है, बाकी जो है वो एक तरीके से सिनोनियम्स थे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें कहा गया द थीव वॉक्ड अवे विद द डायमंड क्राउन ऑन डिस्प्ले, ठीक है। तो जो डायमंड क्राउन था डिस्प्ले पे उसको चोर लेके भाग गया। नो वन स्टॉप्ड हिम बिकॉज ही वॉज डैश द डायरेक्टर ऑफ द म्यूजियम। तो किसी ने उसको स्टॉप नहीं किया, क्यों रोका नहीं, क्योंकि वो किसकी तरह लग रहा था, तो वो डायरेक्टर ऑफ म्यूजियम की तरह लग रहा था। तो ही वॉज कॉन्ट्रैक्टिंग, बिल्कुल गलत है, ही वॉज इम्पर्सोनेटिंग द डायरेक्टर ऑफ द म्यूजियम, ये इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पर्सोनेटिंग इसमें सही लगेगा। इम्प्लांटिंग बिल्कुल गलत है, कॉन्ट्राडिक्टिंग भी गलत है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें कहा गया द ट्रांसमिशन ऑफ प्रेसिडेंट्स स्पीच रिमेन डैश इंटरप्टेड, ठीक है। अब देखिए जो ट्रांसमिशन हो रहा था प्रेसिडेंट स्पीच का वो कैसा रहा, ये इसके बारे में थोड़ी सी बात हो रही है। तो मिस इंटरप्टेड रहा, गलत है। डिस इंटरप्टेड रहा, ये भी गलत है। अनइंटरप्टेड इसमें बिल्कुल सही, मतलब बिना बाधा के वो चलता रहा, ठीक है। तो ट्रांसमिशन ऑफ प्रेसिडेंट स्पीच रिमेन अनइंटरप्टेड होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आते हैं रीडिंग सेक्शन, देखते हैं रीडिंग सेक्शन में आपको क्या मिलेगा। तो आपको कुछ इतना बड़ा या हो सकता है इससे छोटा तो कोई पैसेज मिले और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहले पैसेज देख लेते हैं। देखिए कभी भी डायरेक्ट आप आंसर क्वेश्चन ना पढ़ने लग जाइएगा कि यहाँ पर आप सीधे पढ़ने लगे अकॉर्डिंग टू पैसेज, ये मत पढ़िएगा। पहले आप पैसेज को पढ़ लीजिए और इसको समझ लिए क्या कहना चाह रहा है, फिर आप क्वेश्चन पे आइएगा। तो देखते हैं द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द लाइफ ऑन अर्थ टुडे कम्स फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। दिस इज कॉज ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्टिविटी। It happens when greenhouse gases CO2, water vapor, nitrous oxide and methane trap heat and light. तो ये क्या कर लेते हैं, heat और light को trap कर लेते हैं from the sun in the earth's atmosphere which increases the overall temperature. तो overall temperature क्या होता है, increase हो जाता है। This impacts people, animals and plants, सबको impact करता है। Many who cannot take the change, ये मर जाते हैं, ठीक है। जो मतलब इस चेंज के साथ अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज अफेक्टिंग मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पर्टिकुलरली सी कोस्ट, ठीक है। तो सी कोस्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। पीपल लिविंग ऑन आइलैंड्स एंड इन कोस्टल एरियाज आर देयरफॉर एट रिस्क एज द पोलर आइस कैप्स मेल्ट
एंड सी लेवल राइजेस। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए पैसेज क्या कहना चाह रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कहा गया पैसेज चूज द स्टेटमेंट दैट इज फॉल्स। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है? तो पहला कहा गया लाइफ ऑन अर्थ इज थ्रेटेंड बाय ग्लोबल वार्मिंग। तो आपने पैसेज अगर ध्यान से पढ़ा होगा तो आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसमें ओनली जो शब्द लगा दिया गया वो गलत है। क्यों? जो लाइफ है अर्थ पे वो केवल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से नहीं इफेक्ट हो रही है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इफेक्ट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है यही फॉल्स दिया है। बाकी सारे सारे देख लेते हैं क्या है। ग्लोबल वार्मिंग थ्रेटन्स ह्यूमन बींग्स हु लिव ऑन आइलैंड, बिल्कुल सही बात है। When the overall temperature of Earth rises, the sea level will also increase, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पोलर आइस कैप्स जो होंगी वो मेल्ट होने लग जाएंगी। ठीक है, और जब मेल्ट होंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो अर्थ का सी लेवल है, ठीक है, वो राइज हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्रिएचर्स विच कैन नॉट अडेप्ट टू हायर टेम्परेचर बिकम्स एक्सटिंक्ट, ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने देखा था एक्सटिंक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो अपनी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं हाई टेम्परेचर के साथ। ठीक है, जैसे इंसानों ने क्या किया, हाई टेम्परेचर हुआ तो हाई टेम्परेचर के लिए एक मशीन डेवलप कर दी जिसको कहा गया एयर कंडीशन। तो बॉडी नहीं अडेप्ट कर पा रही थी, लेकिन हम लोग के पास दिमाग था तो हम लोग ने कुछ ऐसी चीज इन्वेंट कर दी जिससे अडेप्टेशन आसान हो गया हम लोग का। ठीक है, तो ये कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है कि दोबारा से रिफॉरेस्टेशन किया जाए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के सारे प्रयास किए जाएं। ठीक है, लेकिन अब जैसे एनिमल्स हैं तो एनिमल्स को तो एसी में रखा नहीं जा सकता, तो वहां पर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। अगले में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मैनी कैन नॉट टेक द चेंज, हियर द चेंज रिफर्स टू द चेंज इन। अब देखिए मैनी कैन नॉट टेक द चेंज, अब यहाँ पर मैनी की बात किसकी हो रही है? कई सारे प्लांट्स एनिमल्स की हो रही है। अब जो भी चेंज हो रहा है वो इसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कौन से चेंज के बारे में बात कर रहा है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चेंज इन टेम्परेचर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर क्यों चेंज हो रहा है? ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग नाम से पता चल रहा है कि जो एवरेज टेम्परेचर है ग्लोब का या एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अगले पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड पैसेज से रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने ध्यान से पैसेज पढ़ लिया है तो आप उस क्वेश्चन को बिना पैसेज दोबारा पढ़े भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पैसेज नहीं पढ़ा तो आपको 2 बार पैसेज पढ़ना पड़ जाएगा, 2 अलग अलग क्वेश्चन को करने के लिए। तो जितने भी क्वेश्चन हो पहले आप बेसिक काम करिएगा कि पैसेज को एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट आपको वर्ड्स दिखे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, तब आप इस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। अगला देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशन है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ लोगों में बात होगी और आपको एक की बात दी होगी दूसरे की बात कंप्लीट करनी होगी, इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो जैसे सोना और हेमा के बीच में बात हो रही है, तो 2 स्टेटमेंट सोना के हैं, एक स्टेटमेंट हेमा का है, तो वही बताना है कौन सा स्टेटमेंट होगा इसमें अगला। तो इसमें दिया गया हेमा आई नोटिस योर टेनिस सर्व इज मच बेटर दीज डेज। तो हेमा जो सोना है वो हेमा से क्या कह रही है कि हेमा आई नोटिस योर टेनिस सर्व इज मच बेटर दीज डेज। ठीक, तो हेमा क्या कहेगी? तो पहले ऑप्शन में पहले इसका एक और अगला भी पढ़ लेते हैं। तो हेमा ने कुछ कहा होगा, तो सोना ने कहा कि योर एफर्ट्स हैव नॉट बीन वेस्टेड, देयर इज अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन योर गेम। ठीक है, तो उसने कुछ अपने एफर्ट्स के बारे में इसका मतलब बताया है, क्योंकि ये क्या बता रही है, योर एफर्ट्स हैव नॉट बीन वेस्टेड। ठीक है, देयर इज अ रिमार्केबल इम्प्रूवमेंट इन योर गेम। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या इसने बताया होगा हेमा ने, यस आई थिंक आई हैव फाइनली मास्टर्ड द टेक्निक दो इट लुक मंथ ऑफ प्रैक्टिस। तो देखिए एफर्ट ही तो बता रही है इसमें, यही स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि हेमा ने अपने एफर्ट के बारे में बताया तभी तो सोना ने उसके एफर्ट की तारीफ करी है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही क्या लगा देंगे, बिल्कुल सही लगा देंगे। तब आप जब पहला और आखिरी स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बीच वाला स्टेटमेंट क्या होने वाला है। ठीक, वही सब में आपको देखने को मिलेगा, सब में वही 2 स्टेटमेंट होंगे, बीच वाला स्टेटमेंट आपको बताना होगा। तो यहाँ पर 7th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 7th क्वेश्चन में कहा गया आई वॉज लुकिंग फॉर अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर माई नेफ्यू बट आई डिड नॉट हैव मच लक। ठीक, डू यू हैव एनी ब्राइट आइडियाज। तो जूही ने देखिए कुछ बताया होगा यहाँ पर। ठीक, तो माला ने क्या कहा, आई डिड थिंक। तो माला ने देखिए क्या कहा, आई डिड थिंक अबाउट इट बट आई फेल्ट आई शुड हैव सम ट्रबल एंड चूज समथिंग यूजफुल। तो कुछ ऐसा इसने माला ने कुछ ऐसा सोचा है, मतलब जूही ने कुछ इसको ऐसा बताया होगा जो माला भी सोच रही थी। और उसके बाद क्या दिया गया, बट आई फेल्ट आई शुड टेक सम ट्रबल एंड चूज समथिंग यूजफुल। तो ये भी बात कौन कर रही है, माला कर रही है। ठीक है, अब आपको भी बताना है क्या हो सकता है।
तो जूही ने क्या बताया होगा, तो सम म्यूजिक में भी तो म्यूजिक नहीं देने को कहा होगा, क्योंकि म्यूजिक में क्या ट्रबल हो सकता है। वन नीड नॉट टू बाय अ प्रेजेंट फॉर एवरीवन, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बताएगी, क्योंकि कुछ ना कुछ बताया जरूर है तभी ये सोच रही है उसके बारे में। ठीक है, यू कुड जस्ट गिव हिम सम मनी, ये बिल्कुल सही हो सकता है, क्योंकि अगर केवल पैसा देने की बात यहाँ पर करती तो ये चीज माला भी सोच रही थी। ठीक है, और यहाँ पर जब पैसे देने की बात करेगी तभी वो क्या कह रही है कि पैसे की जगह कुछ यूजफुल चीजें की बात कर रही है, उसने सोचा होता दे देती वो। ठीक है, तो आप ऐसे इस चीज को समझ सकते हैं कि दो लोगों के बीच में बात हो रही है, माला कंफ्यूज हो जाती है कि अपने नेफ्यू को क्या दिया जाए गिफ्ट में। तो जूही से उसने पूछा तो जूही ने कुछ बताया उसको। ठीक है, तो माला ने क्या कहा कि हाँ मैं भी यही सोच रही थी कि ये देना चाहिए, लेकिन मैं उससे अच्छा क्या सोच रही थी कि उससे अच्छा कि कोई एक यूजफुल चीज उतने ही पैसे में दे दिया थी, तो पैसे देने को ही सोच रही होगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 8th क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर आपको दो लोगों के बीच में जो कन्वर्सेशन हो रही है उसको एक तरीके से माइंड मैप करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। ठीक है, 8th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यहाँ पर भी पैराग्राफ दिए हैं, 2 सेंटेंसेस हैं जो दिए गए हैं और 2 सेंटेंसेस आपको बताने हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कहा गया। 8th क्वेश्चन कह रहा है, सेंटेंस 1 देखिए, टुडे वर्ल्ड इज फुल, वर्ड्स फुल इज, टुडेज वर्ल्ड, अच्छा टुडेज वर्ल्ड दिया है, टुडेज वर्ल्ड इज फुल ऑफ जिग्मोज एंड गैजेट्स। ठीक, अनइमेजिनेबल टू पीपल 13 ईयर्स एगो, तो बिल्कुल सही बात है। आज अगर आप देखेंगे जो वर्ल्ड है वो पूरा भरा हुआ है गैजेट से, जिग्मोज से, और ये जो गैजेट्स हैं ये 13 साल पहले कोई इसको विश्वास भी नहीं कर सकता था कि ऐसी हो सकता है चीजें हों। जैसे आप लोग ने सुना होगा वीआर टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इसी तरीके से बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं जिसके बारे में लोगों ने पहले नहीं सोचा था। अब देखिए सेंटेंस 2 क्या हो सकता है ये आपको यहाँ पर बताना है, लेकिन उससे पहले हम लोग सेंटेंस 4 देखेंगे। However, keeping abreast of technology seems a difficult job by itself considering the pace at which new gadgets appear on the market। अब आपको बताना ये जो 2 सेंटेंस होंगे ये क्या होंगे, ये यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें 2 सेंटेंस क्या हो सकते हैं, तो स्टूडेंट एंड यूथ कीप लाइक टू कीप अब्रेस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी, ये हो सकता है। और दूसरा क्या हो सकता है, डी वाला भी देख लेते हैं, द मार्केट केटर टू दिस सेक्शन एंड कीप ब्रिंगिंग आउट प्रोडक्ट्स दैट केटर टू देयर टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो होना चाहिए ई में वो ई होना चाहिए सेकंड में, और यहाँ पर होना चाहिए डी। ठीक, हाउएवर के बाद यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरीके से बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। थोड़ा सा टफ है लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कर सकते हैं। अचीवर सेक्शन तब भी आसान है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको जो वर्ड दिया होगा इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आपको पता है, अगर आपकी ग्रामर अच्छी, तो आप इसको आसानी से कर सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, चूज द वर्ड, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिया गया और उसकी अपोजिट मीनिंग बतानी है। और यहाँ पर जो वर्ड है उसका नाम क्या है, इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस का आपको मतलब पता होना चाहिए, अगर पता है तो आप अपोजिट जान पाएंगे। तो इंडस्ट्रियस यहाँ पर वर्ड दिया गया था, तो आप नाम समझ सकते हैं इंडस्ट्री से जुड़ा गया है, और इंडस्ट्री में क्या होती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इंडस्ट्रियस कौन है, जो बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन होता है उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियस पर्सन कहते हैं, इंडस्ट्रियस कहते हैं। तो इंडस्ट्रियस का उल्टा क्या होता है, तो हार्ड वर्किंग, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। इसका सबसे अच्छा उल्टा रिपल्सिव भी गलत है, क्यूरियस भी गलत है। तो आप सिंपल समझ सकते हैं, अगर आपको इसका केवल मतलब पता था तो आप समझ जाएंगे इसका आंसर क्या है, इनडोलेंट है। और इनडोलेंट का मतलब क्या है, जो डोलता नहीं है, जो डोल नहीं रहा है, इसका मतलब वो क्या है, लेजी है, ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। लेजी मतलब जो थोड़ा सा लेजी क्या कह सकते हैं, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती, तो बहुत जो मेहनती ना हो, या ये कह सकते हैं जो बहुत आलसी हो, तो इंडोलेंट मतलब आलसी हो। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें 10th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए इसमें कहा गया चूज द बेस्ट ऑप्शन, आपको बेस्ट ऑप्शन बताना है। इसमें क्या होगा, इफ अ बिजनेस पर्सन इज कॉल्ड म्यूनिफिसेंट, अगर देखिए कोई बिजनेस पर्सन है उसको म्यूनिफिसेंट कहा गया। म्यूनिफिसेंट मतलब होता है कोई दानी है, ठीक है, पैसे वैसे दान करता है, ऐसे दानवीर कर्ण के बारे में आपने सुना होगा। तो बताना है कि ही इज, ये कैसा होगा, तो प्रोमिनेंट नहीं होगा, मिजरली भी नहीं होगा, ठीक है, मिजरली भी नहीं होगा, रिच भी नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, जनरस हो जाएगा। तो जनरस इसमें सबसे सही बैठेगा, तो हम लोग इसमें 10th में सी ऑप्शन लगा देंगे। तो देखिए अचीवर सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से आप कर सकते हैं अगर आपकी ग्रामर अच्छी है। बाकी जो सेक्शन है उसमें बेसिक आइडिया अगर आप लगा ले गए तो क्वेश्चंस आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने देखे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एमसीक्यूज हैं हर एक ओलंपियाड के जो आप लोग देने वाले हैं, उसको आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।